रिपब्लिक वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक बच्चे से पूछा जाए या बड़े से पूछा जाए जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करता है, तो जनरली वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है ये, या मोदी जी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाना शुरू किया है 26 नवंबर 1949। क्या राजा का बेटा राजा नहीं होगा? और आरजी हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब मोदी जी को ये कोई प्रीमियर आके बोले देश का हेड कि भाई इस वाले देश से आप दोस्ती कर लो या दुश्मनी कर लो, तो मोदी जी कहेंगे भाई मेरे को यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने चुन के भेजा है और मैं सॉवराइन स्टेट हूँ और मुझे हक है कि मैं अपने देश की किसी से दोस्ती करूं अपने देश के लोगों के फायदे के लिए, उनके हित के लिए, या मैं दूरी बना के रखूं या नॉन अलाइंग में रखूं। मेरी भी एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है शान से, वो भी आप दिखा सकते हैं। इस वाले वीडियो के माध्यम से अगेन आपको बहुत सारी विशेष एंड शुभकामनाएं देता हूं कि भाई हम 75th रिपब्लिकन डे मनाने जा रहे हैं। हेलो गाइस, I hope you are fantastic and must be enjoying the winter if you are in North India, and in any part of India as usual you must be enjoying your study time also. Prelims 2024 का तो अभी लगभग 4-5 महीने बाद आएगा, बट जैसा कि मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ किसी न किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो इस बार मैंने सोचा कि अभी जनवरी का महीना है, विंटर तो अपने पूरे के पूरे हाइट पे है, रिपब्लिक वर्ल्ड के ऊपर मैं वीडियो को बनाऊं, और ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि इंडिया 75th रिपब्लिक डे इस साल अपना शोकेस करेगी, जैसा कि हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करती हुई आई है। और इस बार हमारे यहाँ पर जो चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में हमेशा आते हैं, तो इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन साहब ने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है मोदी जी का। हालांकि वो G20 में भी पहले आए थे सितंबर में और आगे भी आएंगे, बट 26 जनवरी को RD पर ही विल बी अवेलेबल। एंड ऑल्सो इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 25th ईयर ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फ्रांस, तो ये एक चीफ गेस्ट जो सिंबॉलिज्म है ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये तो एक चीज़ है ही, बाकी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं उनके ऊपर बेसिकली सेंटर के ऊपर एक एलिगेशन लगाया जा रहा है, स्पेशली पंजाब उसमें लीड कर रहा है कि हमारी जो टैबलेट्स होती हैं, जो झांकियाँ होती हैं चलती हुई, उसे शामिल नहीं किया गया। हालांकि सेंटर की तरफ से जो हम लोगों ने न्यूज़ में देखा, उन्होंने बताया कि भाई इसकी कमेटी बनी थी, इसकी फिल्टरिंग हुई थी, और जो इसमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को रखते हुए क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो कमेटी का डिसीजन था जो हम सबको मानना पड़ेगा। हालांकि उसमें जो झांकी थी, शहीद भगत सिंह और सुखदेव जी, कई सारे और भी ऐसे लोग थे जिनके बारे में पूरा का पूरा पोर्ट्रे हुआ था। सो मे बी इट मे बी वन ऑफ द रीज़न फॉर द सेंटर और द कमेटी दैट इट फिल्टर्ड इट आउट अलॉन्ग विद अदर स्टेट्स टैबलेट। बट एनीवे, ये सब करंट अफेयर्स का मुद्दा है, बट हम एक ऐसी कार्डिनल प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, रिपब्लिक वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक बच्चे से पूछा जाए या बड़े से पूछा जाए जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करता है, तो जनरली वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है या हमारे यहाँ पे नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है या एक स्टेट की डेफिनेशन से रिलेटेड है, या हमारी सॉवरेनिटी जो होती है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता है विदाउट कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, वो है। तो बेसिकली रिपब्लिक डे है क्या? रिपब्लिक का मतलब क्या है? मैं शुरुआत इस वीडियो की करता हूँ एक ऐसे क्वेश्चन से जिसका आंसर मैं लास्ट तक ही दे पाऊँगा, और बहुत ज़रूरी हो जाता है उस चीज़ को समझना, क्योंकि यदि हमें ऐसे लिखना पड़ जाए या इन जनरल लगभग आधा एक घंटा बात करनी पड़ जाए रिपब्लिक वर्ल्ड के बारे में, तो हम वो कर पाएँ। और समझने के लिए हमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की भी लेना पड़ेगा जो इंडिया से ही रिलेटेड है, और हमें एक इंटरनेशनल कंपैरेटिव इंडेक्स भी लेकर समझना पड़ेगा कि ये रिपब्लिक वर्ल्ड का मतलब प्लस रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन, क्या हमारे पास कोई और चॉइस हो सकती थी या नहीं। नाउ रिपब्लिक
वर्ड का मतलब तो हम समझेंगे, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन है जिसका आंसर लास्ट में आते आते ही मिल पाएगा वीडियो के, इसका मतलब ये नहीं है कि बीच का पोर्शन हम मिस कर दें और लास्ट में सीधे पहुंच के इस बात को सुन लें, उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक कुमुलेटिव कर्व के रूप में ये वीडियो आगे बढ़ेगा। नाउ, डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजंस दैट टेक्स अवे और टेक अवे रिपब्लिक वैल्यू इन सम सेंस, मतलब एक कोई प्रोविजन है या उससे ज़्यादा प्रोविजन है जो रिपब्लिक वैल्यू जो हमारे इंडिया की है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसको दूर ले जाते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात कही जाती है कि कई सारे इसके ऐसे प्रोविजंस हैं जो एक बात कहते हैं और दूसरे प्रोविजंस उन पहले वाले प्रोविजंस को नलीफाई कर देते हैं या उनके सेंस को थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, तो यदि प्रीलिम्स में ही ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं, आर्टिकल 19 है क्या, आर्टिकल 18 है, 17 है, 15 है, कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो किसी एक सेंस में डाइल्यूट करते हैं रिपब्लिक वैल्यू को। अब उससे पहले मतलब भी समझना पड़ेगा रिपब्लिक का। दूसरा एक क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं बात करने की कोशिश करूंगा, इज इंडियन रिपब्लिक डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है रियल। जैसे हम लोग प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं कि डी जुरे मतलब केवल नाम मात्र का, नॉमिनल या डी फैक्टो, रियल है या रील है, फिल्मी दुनिया का हीरो है या रियल लाइफ का हीरो है। इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि रिपब्लिक जो हमारे इंडिया का है ये वास्तव में रियल है या जस्ट एक फॉर्मल है, जस्ट एक रील है, एक शो केसिंग है कि भाई हम एक रिपब्लिक हैं, या एक पिक्चर जो है वो मिक्स है। दोनों तरीके से देख सकते हैं और मिक्स तरीके से भी देख सकते हैं। नाउ, इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग आगे चलेंगे तो एक चीज़ जहाँ से हम शुरू करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि 3 डेट हमारे दिमाग में आती हैं कि एक तो इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, दूसरा आरडी रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को हम लोग अभी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और एक तीसरा दिन जो ये मोदी जी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाना शुरू किया है, 26 नवंबर 1949। So I write these dates here. जो हम आईडी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं वो 15 अगस्त, कॉन्स्टिट्यूशन डे बेसिकली 26 नवंबर, पहला वाला 1949 में मनाया गया था, एंड रिपब्लिक डे 26 जनवरी। इसमें एक क्वेश्चन को हमें और समझना पड़ेगा कि 26 जनवरी ही क्यों? क्या ये एक प्राइड एंड प्राउड एंड एक हमारे मान सम्मान और ईगो से रिलेटेड सब्जेक्ट था जो हम 26/1 को मान लिए, या फिर जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि उस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक्सरसाइज पूरी हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली अप्लाई करने की, तभी हमने इसको रिपब्लिक डे मान लिया। और रिपब्लिक डे के मीनिंग से यदि हम 26 जनवरी पे जाएं तो क्या वास्तव में उस दिन इंडिया एक रिपब्लिक था या नहीं, ये भी एक, यदि मैं ऑब्जेक्टिव रूप से प्रीलिम्स के क्वेश्चन के रूप में देखने की कोशिश करूं कि 1950 में जब हम 26 जनवरी को रिपब्लिक एक मान लेते हैं, इंडिया एक पूरी तरीके से रिपब्लिक नहीं था, तो उसका ये तो एक एजर्शन हो जाता है। रीज़न क्या बनता है? रीज़न में यदि मैं आगे ही बात कर दूं कि हमारे यहाँ पर एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट जो रियल इलेक्शन से आता है वो अवेलेबल नहीं था, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं सही हो जाते हैं, और रीज़न भी इसका जो एजर्शन है कि हम वास्तव में एक रिपब्लिक उसके टेक्निकल मीनिंग के हिसाब से नहीं थे, ये सही हो जाएगा। हालांकि ये बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन हो जाता है एंड इट इज़ वेरी हार्ड ऑल्सो, बट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू विल बी कन्विंस्ड कि जो मैंने ये बात बोली है यहाँ पर ये ठीक होगी। नाउ, रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इस डिफरेंस को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा। रिपब्लिक बेसिकली रेस पब्लिक से ये बना हुआ है, और रेस पब्लिक का मतलब होता है सिंपल
कि लोगों का है एंड लोगों से रिलेटेड है, मतलब किसी प्राइवेट बॉडी या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सब कुछ पब्लिक का है। अब रिपब्लिक के वर्ड को आप डेमोक्रेसी के मतलब से निकालने की कोशिश करो तो डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, मीन्स बाय द पीपल। तो लोगों से है, लोगों के लिए है, राइट। तो जो हमारी सरकार है वो लोगों से निकली है, लोगों के लिए ही काम करती है, राइट। और लोग ही उसे पैसे दे के रखे हुए हैं, मतलब जो टैक्स का पैसा आप देते हैं वही सब कुछ मैनेज करवाता है। मतलब सरकार जो मैनेज करती है उसी पैसे से सारी की सारी चीज़ें, इवन अपनी सैलरी भी। तो बेसिकली मालिक तो आप हुए सरकार के। ये अलग बात है कि मालिक होने के बाद आप काम करते हो, परेशान होते हो, सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं आपको टाइम से, और जिनको आपने चुना है जो आपके बेसिकली नौकर ही हो गए क्योंकि आपके पैसे पे ही उनकी सैलरी मिल आती है, तो वो लोग वीआईपी कल्चर में आ जाते हैं। ये अपने आप में एक दुविधा और बेसिकली ईवल जो डेमोक्रेसी का एक बेसिकली डायमेंशन है, हम बोलते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ नेसेसरी ईवल, तो ये किसका हिस्सा बन जाता है। बट दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। एनीवे, रिपब्लिक वर्ड में यदि हम लोग उसकी इमेजिनरी पिक्चर को देखने की कोशिश करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, मतलब क्या, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, और आरजी हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मीन्स मम्माज लव फॉर बॉय टू बी हेल बेंट ऑन टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए जिसको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से चुना गया है। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो हैं, एक मिनिएचर नेशन, जो लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्टेड एमएलएज हैं, उनके एक कॉलेजियम, उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उससे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। देन कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, जैसे कि प्रीवी पर्स हुआ करता था, तोपों की सलामी हुआ करती थी, कुछ अलग से टाइटल्स वगैरह की बात भी हो जाती है आर्टिकल 18 में कभी कभी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी में से कवर होती हो रूलर्स के लिए। कुछ था भी तो वो 1971 के बाद इंदिरा गांधी जी ने जो गरीबी हटाओ के नारे पे जो इलेक्शन लड़ा था और एक कंप्लीट, एक कहते हैं ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकाल कर वहाँ से लेके आए थे, तो सबको एकदम से 1 by 1 उड़ा दिया था। बैंक नेशनलाइजेशन से ये कहानी शुरू हुई थी और गरीबी हटाओ के रूप में ये हो गया कि वो जो राजा जो लोग थे वो ये सोच रहे थे ये तो हमें ही हटा देंगे क्योंकि गरीब आ जाएंगे, और गरीबी हट गई तो वो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो जितने भी राजा थे, मोस्ट ऑफ द किंग्स एंड रूलर्स दैट टाइम फॉट इलेक्शन अगेंस्ट इंदिरा गांधी जी। एंड जो तैमूर के दादाजी हैं पटौदी साहब, वो भी इलेक्शन लड़े थे, मतलब सैफ अली खान के पिताजी एंड करीना कपूर के फादर इन लॉ, लेकिन वो हार गए थे। ये गुड़गांव जो आप देखते हैं वहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टी है आज भी, सैफ अली खान ने कुछ खरीदा भी था वापस, अब तो वारिस दो हैं। सो दिस इज समथिंग कनेक्टेड टू योर लाइफ ऑल्सो। नाउ सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी का ये मतलब होता है कि हमारे ऊपर किसी भी फॉरेन स्टेट का कैसा भी कंट्रोल नहीं होगा। मतलब मोदी जी को ये कोई प्रीमियर आके बोले देश का हेड कि भाई इस वाले देश से आप दोस्ती कर लो या दुश्मनी कर लो, तो मोदी जी कहेंगे भाई मेरे को यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने चुन के भेजा है और मैं सॉवराइन स्टेट हूँ और मुझे हक है कि मैं अपने देश की किसी से दोस्ती करूं, अपने देश के लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके हित के लिए, या मैं दूरी बना के रखूं या नॉन अलाइन रखूं किसी भी एक इंटरनेशनल बिग ब्लॉक से, जो पहले हुआ करता था बेसिकली रशिया का या यूएस का। तो दिस इज़ माई चॉइस। आई हैव अ लिबर्टी लाइक एन इंडिविजुअल टू बी अ फ्रेंड, नॉट टू बी अ फ्रेंड, और टू बी इन अ डिफेंसिव मोड, राइट, फॉर एंड ऑफ एनी नेचर। ओके, so this is something which is very important to be a republic. Then government office, जो public offices हैं वो सभी के लिए ओपन है। ये नहीं कि भाई अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों के लिए सारे के सारे ऑफिसेस खुले हुए हैं, स्पेशली क्लास 1 जो ऑफिसेस हैं वो इंडियन जो लोग हैं उनके लिए नहीं खुले हुए हैं। कुछ बाद में चलकर
बहुत ही टेक्निकल तरीके से उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी यूके में भी एग्ज़ाम देके इंडिया के लोग सिविल सर्वेंट वाली कैटेगरी में आ गए। सो ये तो अपने आप में एक स्ट्रगल वाली बात है, हिस्ट्री का विषय बन जाता है। नाउ रिपब्लिक के साथ में मैंने एक वर्ड जरूर यूज़ किया है, स्टेट का। स्टेट ये वो वाला स्टेट नहीं है जो हमारे इंडिया के अंदर में जैसे स्टेट हैं वहाँ पे एमएलएज होते हैं। स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है और उसको बनने के लिए वहाँ पे सॉवरेनिटी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब किसी भी तरीके का फॉरेन इन्फ्लुएंस या कंट्रोल ना हो। देन लैंड होनी चाहिए, एक ज्योग्राफिकल मैप हो तभी पॉलिटिकल मैप उसके ऊपर बनेगा। फिर लोग हों जो रहते हों वहाँ पे, एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो पूरी की पूरी उस लैंड की, राइट, और एक चुनी हुई रेजिम हो, मतलब कैसा भी करके सिस्टम हो। दैट दीज 4 कंपोनेंट्स आर वेरी एसेंशियल टू बी ए स्टेट। तो ये तो अपने आप में एक इंटीग्रल पार्ट है। नाउ यदि इन चारों एलिमेंट्स में से मैं यदि सॉवरेनिटी हटा दूं, जो कि एक डायनामिक रिलेशनल एस्पेक्ट्स हो सकता है, क्योंकि लैंड भी है, लोग भी हैं, गवर्नमेंट भी किसी भी तरीके की हो सकती है, या एक मोनार्की भी हो सकती है, या मिक्स भी हो सकता है। तो सॉवरेनिटी यदि मैंने हटा दिया तो फिर वो स्टेट नहीं रहेगा। बट अब यहाँ पर सवाल ये है कि यदि सॉवरेनिटी, संप्रभुता जिसको हिंदी में बोलते हैं, इफ़ वी हैव रिमूव्ड इट, तो वो फिर क्या हो जाएगा? या तो वो डोमिनियन हो जाएगा, जैसे क्रिप्स प्रपोजल जब आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, राइट, साइमन कमीशन के बाद, राइट, 1942 के बाद, तो उसको हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस बोल रहा था। अब ये डोमिनियन वर्ड का मतलब क्या है अभी हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमने बोला कि नहीं भाई, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उससे नीचे की कोई बात नहीं, डोमिनियन हमें बनना भी नहीं है। लेकिन ये एक टेक्निकल ट्रुथ है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो 15 अगस्त 1947 से जो अप्लाई हुआ था, उसमें इंडिया एंड पाकिस्तान 2 डोमिनियन बने थे और इसीलिए उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट नॉमेनक्लेचर ना होकर गवर्नर जनरल हुआ करता था। ये अपने आप में एक प्रूफ वाली बात है कि वो जो गवर्नर जनरल जिसको वाइसरॉय बना दिया गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, राइट, जो 1860 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत वाइसरॉय बना दिया गया था गवर्नर जनरल के ही लेवल को, मतलब एक ही पर्सन गवर्नर जनरल भी होगा और वो वाइसरॉय भी होगा। वाइसरॉय मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन फ्रॉम यूके। तो वो वाइसरॉय वर्ड जो है वो हट गया था क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमने क्राउन का यूके का किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज डोमिनियन का मतलब ही ये है कि आप एक तरीके से सुप्रीमेसी, चाहे वो नॉमिनल हो, नाम मात्र के लिए हो, ऑन पेपर हो, क्राउन की या किसी भी किंग की या दूसरे कंट्री के हेड की एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया है, राइट, तो वहाँ पर आज भी जो यूके के क्राउन है उसका एक नॉमिनल हेड जो होता है वही सबसे ऊपर रखा जाता है। सो दे आर इन अ कैटेगरी ऑफ डोमिनियन बट इंडिया इज नॉट। बट 1947 15 अगस्त के टाइम पर इट इज़ अ टेक्निकल ब्रूट ट्रुथ कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन थे। तो हम लोग रिपब्लिक 1950 के बाद नहीं हुए हैं 52 तक, ये अपने आप में एक बात है, लेकिन 1947 से लेकर 1950 तक रिपब्लिक ना होने का एक रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के थ्रू हमारे पास इनडायरेक्टली ब्रिटेन के क्राउन की, इंग्लैंड के क्राउन की रिप्रेजेंटेशन नॉमिनल रूप में इंडिया के अंदर थी। मे बी इट इज़ अ ट्रांजिशनल फेज विद द इंटेंशन टू हैंड ओवर all the power to India, but it doesn't happen on a one fine day। वो एक दिन में तो होती नहीं है, टाइम लगता है। इसीलिए कहते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पार्ट थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सो बेसिकली रिपब्लिक के बारे में 2 चीज़ें अभी तक हम लोग समझ पाए हैं कि एक तो गवर्नर जनरल की वजह से ये रिपब्लिक वर्ड थोड़ा सा पीछे आ जाता है 1950 से पहले, 50 के बाद 52 तक इलेक्शन नहीं हुए, वास्तव में एक प्रेसिडेंट नहीं आया तो भी आ जाता है।
और तो और गवर्नर जनरल हमारे बेसिकली कौन बने, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वही रहे। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया, उसके अंदर में ये बात बोल दी गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो बेसिकली साइमन कमीशन के चैलेंज पे नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मान लिया गया था। उसी के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सारे के सारे जो अफेयर्स हैं कंट्री के वो मैनेज करेगी, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी ट्रीटेड एज द इंटरिम अरेंजमेंट फॉर द पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही करेगी। नाउ ये अपने आप में एक विषय बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी की पूरी इलेक्टेड नहीं थी। उस वक्त के जो इलेक्टेड लोग थे, उनके साथ साथ में जो प्रोविंशियल हेड थे, रूलर्स थे, वो सब एंड नॉमिनेटेड पीपल ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट आज भी ये चीज़ चालू है इनडायरेक्टली। आप देखो तो डायनेस्टिक पॉलिटी है, कुछ ही फैमिली के लोग बार बार चेहरे बन जाते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। लीव असाइड पॉलिटिक्स इन जुडिशरी ऑल्सो, राइट, इन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो, एवरीवेयर। मीन्स हीरो का बेटा जनरली हीरो ही बनता है बॉलीवुड में, देखें तो कोई ऐसी बुराई नहीं है, बट डिजर्विंग रूप से वो बेसिकली क्वालिफाई होना चाहिए हर तरीके से। मूवीज़ में तो ये होता है यदि एक्टिंग नहीं आती है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, एक्टिंग अच्छी है तो फिर लोग पसंद करते हैं, मूवी चलती है। सो सेम थिंग अप्लाइड टू अदर वर्क डोमेन ऑल्सो। यदि आप प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए डिजर्व करते हैं तो लोग आपको जरूर मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन यदि आप हेलबेंटी हो जाए कि नहीं नहीं मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही है, बच्चे की तरह के नहीं नहीं मुझे चांद ला के दे दो, तो छोटी सी थाली ला के भी चांद ले आए आपके लिए, ऐसा तो कन्विंस नहीं कर सकते। यू हैव टू बी मैच्योर्ड एनफ। एनीवे, इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 में, इसलिए बार बार थोड़ी सी जो सुई है वो इधर चली जाती है इस वाले एग्जाम्पल की तरफ। नाउ रिपब्लिक का जो टेक्निकल मीनिंग है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो हम समझ पाए। एक मैं यहाँ पे छोटी सी यदि बात करना चाहूँ प्रीएम्बल के थ्रू। प्रीएम्बल हमारे हर नॉर्मल पर्सन को पता है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, दैट वी द पीपल solemnly resolve to constitute this nation into sovereign socialist secular democratic republic to secure our citizen justice liberty equality and fraternity। इस प्रीएम्बल के अंदर में बेसिकली दो वैल्यूज हमने बाद में डाली थी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, लेकिन सबसे पहले हमारे पास सॉवराइन वर्ड, डेमोक्रेसी वर्ड एंड रिपब्लिक वर्ड थी। अब ये सॉवरेनिटी एंड रिपब्लिक वर्ड की हम बात कर ही चुके हैं, डेमोक्रेसी को भी हम थोड़ा थोड़ा समझते ही हैं कि लोगों से लोगों के द्वारा ही निकल के आ रही है, लोगों के लिए ही काम करती है। अभी इसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट, बेसिकली एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से यूके और इंडिया के बेसिकली एग्जाम्पल को लेकर। क्या यूके के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है? यदि कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या उसके अंदर में प्रीएम्बल है? और यदि प्रीएम्बल है तो क्या वो भी एक रिपब्लिकन वैल्यू की बात करता है? यदि रिपब्लिकन वैल्यू की यदि बात करता है यूके, तो फिर वहाँ पे क्राउन का जो टॉप लेवल प्रेजेंटेशन है, मींस जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो वहाँ की क्वीन या किंग ही हो सकते हैं। ये पॉसिबल कैसे है? तो इसका मतलब ये है कि यूके इज नॉट अ रिपब्लिक, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है, राइट। वहाँ पे एक डायनेस्टिक फेस है, जो किंग या क्वीन है, उसी परिवार के लोग उसका चेहरा बनते रहते हैं, नाम मात्र के लिए ही, नॉमिनल ही, लेकिन फिर भी एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का हिस्सा यूके के अंदर में बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द क्वीन और द किंग। इंडिया के अंदर में बेसिकली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, तो इंडिया एक टेक्निकल रूप में रिपब्लिक तो है, ये बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक चीज इसके अंदर की, यदि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और इंडिया के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका रिपब्लिक होने से और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाता है जो किताबों से समझ में नहीं आता। मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात करूँगा। हमारे घर के जो दो रिश्ते होते हैं ना, मम्मी और पापा वाले, मदर एंड फादर वाले, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है। इफ़ आई से दैट इन यूके
कॉन्स्टिट्यूशन is the child of the legislature और पार्लियामेंट. लेजिस्लेचर को वहां पे पार्लियामेंट बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं, इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट बोलते हैं. लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाती है. हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा और जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं उसको मिला के एक लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में लेबल कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बेटा है या बेटी है, मतलब बच्चा है किसका? पार्लियामेंट का. इसका मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई कहाँ पर? यूके के अंदर. और पार्लियामेंट के नीचे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है. जबकि हम इंडिया की बात करें तो हम जनरली ये मानते हैं कि पार्लियामेंट इज द चाइल्ड और डॉटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब यह है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है और पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आती है. ये अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया, लेकिन यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से प्रोविजंस पार्लियामेंट दर बदर बनाती रह सकती है. यदि आपका कोई फ्रेंड यूके से यहाँ पे आता है जो यूके का नेटिव है और वो आपसे बोलता है कि आप उसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक कोई भी दिखाएं, तो आप कोई सी भी उसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिखा सकते हैं. इवन मेरी भी एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ऐसा शान से, वो भी आप दिखा सकते हैं. लेकिन यदि आप जाते हैं और एज अ रिवेंज, कभी तो वो लोग हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे, तो आपने उनसे पूछा कि भाई आप बताओ आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, तो वो आपको एक कमरे में ले जाएगा बहुत बड़े, जहाँ हज़ारों किताबें रखी हुई हैं 1688 ऑनवर्ड्स. भैया ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें, देख लो. क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से बना सकती है. कभी ऐसा टाइम ही नहीं मिला 2 साल 11 महीने 18 दिन जैसा कि बैठ के उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोडिफाई करके एक बुक में ऑर्गेनिक तरीके से सीक्वेंशली अरेंज कर पाए. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली स्टडी किया और 2 बहुत काबिल लोग, BN राव साहब जो एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर जो अपने आप में इतने बड़े दिग्गज की 3 PhDs किए हुए और कई सारे लीगल एक्सपीरियंसेस, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीक्वेंशियल बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जिसको सारे के सारे जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है मानते हैं. और इसीलिए एक मैच्योर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल इंडिया देता है. और अगल बगल के यदि स्पेशली सार्क कंट्रीज देखें जो 8 हैं, तो पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी ही काम कर रही है, जिसके अंदर में कभी कू नहीं हुआ. कू मतलब COUP, तख्ता पलट. कभी मिलिट्री ने कोशिश नहीं की कि भाई हम जाके पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दें और पूरा का पूरा पावर अपने पास ले आए. बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है, राइट. बांग्लादेश बनने के बाद, राइट, पाकिस्तान से अलग होने के बाद, और उससे पहले जो पाकिस्तान है यहाँ पर, ये तो हर बार की कहानी ही है, राइट. लेटेस्ट एग्जाम्पल तो आपको बताइए परवेज मुशर्रफ साहब का, कैसे वो बन गए थे प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान. एनीवे, कमिंग बैक, सो in a nutshell, I will like to say the essence that in UK, which is not a republic, right? Not a republic because it is not having elected head of the state as the crown, the queen, the king is the main nominal head of the state there. Whereas in India, it is a republic which is having elected head of the state, indirectly elected president. And UK is having a constitutional son with the parliamentary mother, whereas the situation in India is reverse, wherein constitutional father is having parliamentary daughter. Okay, so यदि आप इस चीज़ को लिख लोगे अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा खासा आगे वाले टाइम पे एक अच्छा कनेक्शन बनने वाला है. नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस रिलेशनल एस्पेक्ट with the transitional phase from a sovereign state to a basically colony or vice versa. यदि मैं बॉटम अप अप्रोच लेके चलूँ तो इंडिया जो एक टाइम पे कॉलोनियल एरा का हिस्सा था, यूके की एक कॉलोनी था, मींस डिपेंडेंट
यूनिट था, यूके ये समझती थी कि भाई एज अ लैंड इंडिया एज अ कॉलोनी हमसे बहुत दूर है, इट हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन यूके देयर बाय वे ऑफ अ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे बेसिकली गवर्नर जनरल के आगे लॉर्ड लगा देते थे, या तो वो वैसे लॉर्ड हो जो लॉर्ड होते ही हैं, नहीं तो हाउस ऑफ लॉर्ड का हिस्सा हो, इसलिए लॉर्ड बोल देते हैं। नाउ यदि मैं बॉटम अप अप्रोच के रूप में लेके चलूँ तो कॉलोनी और डिपेंडेंट, यदि कोई कंट्री मीन्स एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है जहाँ लोग रहते हैं इसका मतलब ये है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को फुल्ली कंट्रोल करती है। मतलब ये C1 यहाँ पर यूके ब्रिटेन हो सकता है और ये इंडिया हो सकती है, तो ये फुल कंट्रोल, 100% कंट्रोल, सारा कुछ यहाँ से हो रहा है और यहाँ की पार्लियामेंट में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। मीन्स इट इज़ अ कॉलोनी और अ डिपेंडेंट यूनिट। यदि थोड़ा सा हम लिबर्टी दें इसी वाले सिस्टम में और यहाँ के लोग इतने आग बबूला हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म किया, कई सारे बेनवोलेंट मेजर्स किए जिससे लोगों को पैसिफाई कर सकें, और फिर धीरे धीरे हमारी आवाज़ उठती रही तो इनके जो हमारे ऊपर कंट्रोल के क्लचेस हैं वो लूज़ होते चले गए और लास्ट में छोड़ के चले गए हमारे देश को। तो दूसरी जो आती है वो आती है स्टेज प्रोटेक्टोरेट की। इसका मतलब ये है कि हम छोड़ के जा रहे हैं लेकिन हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया कभी भी प्रोटेक्टोरेट नहीं रहा ब्रिटेन का, हालांकि ये अलग बात है, कुछ एक छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के जो हैं अंदर वो प्रोटेक्टोरेट थे। जैसे सिक्किम की बात करें 1975 में इंदिरा गांधी जी का बड़ा अच्छा ये कमाल एक माना जाता है कि सिक्किम को किस तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट किया, तो वो एक प्रोटेक्टोरेट था, बट इंडिया पूरा का पूरा नहीं था। ये एक अलग बात है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, तो ये क्वेश्चन उठ रहा था कि ये जो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी हो रहा है, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी मतलब ब्रिटेन की जो क्वीन किंग का क्राउन का जो सुप्रीमेसी है वो एंड हो रही है, ये 565 इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स जो 565 कंट्रीज बन सकते हैं उससे हो रहा है, या एक इंडिपेंडेंट इंटीग्रल इंडिया से हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, दैट आयरन मैन ऑफ इंडिया वर्कड एंड यू नो जो एक्सेशन किया, कन्विंस किया, मिलिट्री एक्शन लिया, बट एक जुट धागे में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस देश को बांधा। एनीवे, प्रोटेक्टोरेट का एक बेसिकली एक वर्ड और होता है परफेक्टोरेट। बेसिकली यदि आप फ्रांस में जाके देखो तो परफेक्टोरेट मिलते हैं लोकल लेवल पर देखने को, जैसे हमारे यहाँ पे बेसिकली मंडल होते हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे ही एक यूनिट है पॉलिटिकल यूनिट जिसको परफेक्टोरेट बोलते हैं। एंड परफेक्टोरेट के बाद में आता है एक डोमिनियन वर्ड। डोमिनियन के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे 1942 में क्रिप्स प्रपोजल के थ्रू इंडिया कैन बिकम अ डोमिनियन, जिसको हमने डोमिनियन ऑफ यूके जिसको हमने रिजेक्ट किया और बोला हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। डोमिनियन का मतलब ये है कि हम एक्सेप्ट करते हैं एक नॉमिनल हेड के रूप में दूसरे कंट्री के जो प्रीमियर हैं उनको, चाहे वो किंग हो या क्वीन हो या क्राउन हो। तो बेसिकली यदि इंडिया एक डोमिनियन है तो सब कुछ बेसिकली सब कुछ मैनेज इंडिया करेगा, बट नॉमिनल तरीके से जो ब्रिटिश की क्वीन है इन द नेम ऑफ क्राउन, क्वीन, किंग के नाम पे ही ये सब कुछ चलता रहेगा, जो हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था एज अ मैटर ऑफ प्राइड, प्राउड ईगो कि भाई देश हमारा है, हम क्यों एक्सेप्ट करें। इसके बीच में एक शब्द छोटा सा आ जाता है सुजरेनिटी। सुजरेनिटी बेसिकली प्रोटेक्टोरेट एंड सुजरेनिटी के इफेक्ट्स में नीचे आगे देखें तो इसका एकेडमिक मीनिंग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट अ मैटर ऑफ डिग्री बिटवीन द एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेशी मुद्दे होते हैं एंड डिफेंस। डिफेंस की मैटर ऑफ डिग्री प्रोटेक्टोरेट में ज़्यादा होती है, जहां पर एक जो बड़ी कंट्री है जैसे ऑस्ट्रेलिया है आज की डेट में, तो बड़ी जो कंट्री है वो ये बोलती है कि भाई आपको अपनी आर्मी डिफेंस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप पे हमला मतलब हम मैनेज करेंगे सारा कुछ, हम डिफेंस करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करना। वेरएज सुजेरेनिटी मीन्स जस्ट उस कंट्री ने सॉवरेनिटी अपनी लूज की है एंड इट
owe its allegiance to another state, big state। ये बेसिकली सुजरेंटी निकलता है, जो शिप्स, बड़े बड़े वेसल्स जो चलते हैं उसके ऊपर हमने आके अपना कब्जा कर लिया और बोलो, और उनको बोला कि बोलो हमारे कंट्री की जय, और आप हमारा लोहा मानते हो और आप हमारे अंडर में रहोगे। जैसा कि बड़े बड़े जो साम्राज्य हुआ करते थे वो छोटे छोटे प्रांतों को, साम्राज्यों को, छोटे छोटे राजाओं को अपने में मिला लेते थे। तो एलिजियंस शो करना एक बहुत बड़े साम्राज्य को या बहुत बड़े कंट्री को ये सुजेरेंटी बन जाता है। इसका छोटा सा मतलब सुएज कैनल से भी निकलता है। आज की डेट में आप देखो सुएज कैनल की भी अपनी एक कहानी है, हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं कि उसके ऊपर एलिजियंस एक कंट्री का है, लेकिन वो किसी को निकलने दे ना दे, पूरा बंद कर दे, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। क्योंकि कितना बड़ा डिस्टेंस शिप को ट्रैवल करना पड़ सकता है केवल और केवल यदि हम उस कैनल को खोल दें तो कितना फ़ायदा हो सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। तो ये एक डिक्शनरी के हिसाब से जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताया। सुजरेंटी जस्ट अ लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सुप्रीमेसी एंड कन्वर्टिंग दैट country into a suzerainty for taking the allegiance or for owing the allegiance for the bigger country, right? Now यदि हम लोग सॉवराइन की बात करें, सॉवराइन स्टेट की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल किसी भी कंट्री का नहीं है, हमारे ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे पास है। मीन्स एक्सटर्नल अफेयर हो या डिफेंस हो या कम्युनिकेशन हो, सब कुछ हमारे पास है। आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर 370 का क्या? वहाँ पर भी तो ये 3 मुद्दे थे, एक देश में एक विधान, एक संविधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब चले गए, ख़त्म हो गए थे या इनडायरेक्टली मार दिया गया था, ये तो एक मुद्दा बना हुआ है। बट ये चीज़ बेसिकली एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट एंटिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ला के रखा हुआ था, इसको जब तक इसे ख़त्म नहीं किया गया। इसको मैंने डिटेल में आर्टिकल 370 का जितना भी सारी की सारी कहानी थी इसको डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो लिंक यहाँ पर है, आप देख सकते हो। एनीवे, नाउ बाय दिस टाइम if I am repeating it again, if it is not become a mess by now, तो मैं यही कहना चाहूँगा, रिपब्लिक वर्ड अपने आप में एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट रिफ्लेक्ट करता है, जो कि अपोजिट हो जाता है एक मोनार्की का, किंगडमहुड का, एक क्राउन का, एक क्वीन का, एक किंग का, जो ब्रिटेन में अवेलेबल है। इसीलिए ब्रिटेन वहाँ रिपब्लिक नहीं है। इसका मतलब रिपब्लिकन वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड लगभग हर बार होती ही है, मतलब कंपलसरी नहीं है ऐसा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक वैल्यू प्रियम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है वो प्रोटेक्टेड है, और इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की वजह से रिपब्लिकन वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसको किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हम मोनार्की को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेकर ही नहीं आ सकते, जहाँ तक टेक्निकल टर्म्स की बात है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और यूके के अंदर में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन उसका बच्चा हो जाता है। इसका मतलब रिपब्लिकन वैल्यू आ भी जाए इनडायरेक्टली तो भी वो इतनी कच्ची होगी कि उसको एक दूसरा लॉ लेकर आए। जो लेटेस्ट लॉ है यूके के अंदर वो पहले वाले लॉ का जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुका है वो उसके ऊपर डोमिनेट करेगा, राइट? तो वो कच्ची ही रहेगी। एंड इंडिया के अंदर पार्लियामेंट एक डॉटर, बेटी हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल फादर की। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, उसका बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट भी उससे दूर नहीं कर सकती है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी ऑल्सो। सो इंडिया के अंदर रिपब्लिक वैल्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जो 1973 में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। एंड बाय नाउ you can have another paragraph for preamble's value and then the differentiation of sovereignty to the colony dependent से होते हुए प्रोटेक्टरेट, डोमिनियन क्या होता है, उसके बीच में सुजेरेनिटी क्या है,
और स्टेट के 4 एसेंशियल कंपोनेंट जो मैंने आपको पहले से बताए हैं, जिसमें सॉवरेनिटी एक आता है, बाकी तो लैंड, वहाँ के लोग, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये तो रह ही सकते हैं। बट सॉवरेनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा कायम भी रखना है और उसके रियल सेंस को बेसिकली एजर्टफुली भी एजर्ट करना पड़ सकता है, अदरवाइज नॉर्मली भी इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। एजर्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारी सॉवरेनिटी केवल दिखावे की नहीं है, राइट। आज की डेट में मेक इन इंडिया वाली बात है, मेड इन इंडिया वाली बात नहीं है। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, कितने एजर्टफुली हम अपनी सॉवरेनिटी को बोल रहे हैं कि दूसरे कंट्री को बोल रहे हैं कि भैया ये आइटम आप हमसे ले लो, मेड इन इंडिया नहीं, आप आओ हमारे यहाँ पे और इंडिया में आके बनाओ। दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ अ कंट्री which tell the higher degree of sovereignty in India, and it is coming from people only. Anyway, now इसके बाद एक पैराग्राफ जो रिपब्लिक वैल्यू को निकलकर हम लोग यदि देखें आ जाता है, वो है इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली जब मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था पहले कि 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी ही क्यों, क्या ये प्राइड, प्राउड, ईगो का एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम इस डेट को रखें, या ये कोइंसिडेंस था? देन आई जस्ट वांट टू से कि ये 26 जनवरी, मैं हमेशा क्लास में तो बताता ही हूँ, 1929 बेसिकली आईएनसी के हमेशा सेशंस होते थे, तो वहाँ से ये निकला हुआ है, जहाँ पे हमने इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच पूर्ण स्वराज की कल्पना की थी। और जस्ट 20-25 दिन बाद, राइट, 26 जनवरी 1930 को हमने ये बेसिकली मान लिया था कि हम इस दिन पूरी की पूरी, मतलब योजना भी बन गई थी बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, कामयाब भी नहीं हो पाई। 26 जनवरी को हम पूरा का पूरा स्वराज ले लेंगे। उस दिन से हम यही मानते हुए चले जाए कि जब भी हम रखेंगे तब हम इसी दिन को रखेंगे। अब नाउ हमारे लोग चले गए, राइट, फांसी चढ़ा दिया गया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या इस दिन को जो उन्होंने माना था, उनकी आत्मा, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? इतना क्या, 26 जनवरी के दिन जो शोकेस होती है राजपथ के ऊपर, वो आप जाके देखो, गूज बम्स आ जाएंगे। वैसे तो ठंड इतनी है, सुबह 4 बजे से पहले एंट्री लेनी होती है, लेकिन फिर भी व्हेन यू विल सी इट, you will be having a kind of the might of India. Okay, might of India means हमारी तो no first use of any kind of weapon है जो डॉक्टर कलाम साहब से निकला हुआ है, बट हमारी डिफेंस इतनी मजबूत है कि कोई अटैक करने की करने से पहले 10 बार सोचेगा। Now if we talk about the historical context, apart from this pride, proud and ego subject कि हमें 26 जनवरी रखना था, इसके अंदर हम यदि और आगे देखें तो हमारे यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, उसने बेसिकली 18 जुलाई 1947 को पास करके लॉर्ड माउंटबेटन जी को चैनल बना के ये बुलवा दिया था कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 से इंडिपेंडेंट कंट्री की प्रोसेस का हिस्सा मान लिया जाएगा। मींस डोमिनियन है और हमें सारी की सारी पावर्स उनको हैंडओवर करके आना है। लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ से नहीं गए थे, लेकिन इस दिन से जो वाइस रॉय होता है, वर्ड जो इन रिलेशन टू क्राउन बोला जाता है, जो 1858, मैं 1860 पहले बोल गया था, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मान लिया गया था 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, तो वाइस रॉय वर्ड को हटा दिया गया। अभी यदि मैं इस डेट को देखूं तो 14 अगस्त 1947 जो लास्ट डे था हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज का, उस दिन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। छोटा लिख दिया, जगह नहीं थी, राइट। उस दिन तक
नाउ 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक हमारे यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन रहे तब तक केवल और केवल गवर्नर जनरल था। इसका मतलब वाइसरॉय नहीं था कोई। ये अपने आप में इनडायरेक्ट प्रूफ बन जाता है कि हम इंडिपेंडेंट वाली प्रोसेस में आ गए। तीसरा प्रूफ कि हम रिपब्लिक अभी भी नहीं है। 21 यानी कि जब से ये छोड़ के गए तो हैंड ओवर किया 21 जून 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी जो 1950 का है उससे पहले वाला दिन सी राजगोपालाचारी जी गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल वॉज सी राजगोपालाचारी एंड लास्ट ऑल्सो, बिकॉज हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से एक वो बॉडी है जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट की तरह काम करेगी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो साइमन कमीशन चैलेंज के बेस पे नेहरू कमेटी, नेहरू की रिपोर्ट जो थी उसको भी हमने एक डिफेक्टो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया था बिफोर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग इन 1949 नवंबर 26, राइट। मतलब एडॉप्ट तो उसी दिन हुआ था जो हम आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि इस दिन तक गवर्नर जनरल ही थे, यानी कि प्रेसिडेंट वर्ड अभी नहीं आया है। नाउ अप्लाई होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने बाद, 26 नवंबर 1949 के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लागू हो गया है और अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ही होगा। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन कुछ भी कर सकता था, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा खत्म करके दोबारा भी लेके आ सकता था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी खत्म कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था उसमें लिखी हुई थी ये बात। नाउ 26 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक इलेक्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बनाना था, सब जगह इलेक्शन कराने थे। जब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन हो जाएंगे तब राष्ट्रपति का चुनाव होगा। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट हु वाज कंटिन्यूइंग 1950 onwards, right? I hope these dates might have helped you to understand the transition from viceroy, from governor general to the president today. Now इस वाले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा बेसिकली ये भी था कि इंडिया को हम कॉलोनी से डोमिनियन में बना रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान की। आपको पता है कि 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट कर ली थी बिकॉज एक तरफ जिन्ना जी, एक तरफ नेहरू जी। मतलब एक बात बोली जाए नेहरू जी की, वो एम्बिशियस तो थे ही, उनके ड्रेसेस आप देखो, उनके रोजेज, उनके जूते आप देखो, बड़े शौकिया किस्म के इंसान थे, इंटरनेशनल इमेज से बड़ा कॉन्शियस रहते थे। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत उनकी नहीं बनती थी इस चीज़ को लेकर कि भाई मतलब वो देसी आदमी थे और ये थोड़े इंटरनेशनल डायमेंशन को लेकर चलते थे अपनी पर्सनैलिटी का। हालांकि बहुत सारी गलतियां हैं ह्यूमन बीइंग से होती है, आई डोंट से कि वो बेसिकली गलत थे, इंटेंशंस तो ठीक थे। एनीवे, कॉलोनी टू डोमिनियन, वाइसरॉय टू गवर्नर जनरल एंड ऑल्सो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल वर्क अंडर दिस एक्ट। ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई थी। अभी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हो गया, अभी भी हम रिपब्लिक नहीं बने हैं, केवल ये एडॉप्ट हुआ है कि भाई ये वाली ड्रेस है और 26 जनवरी को हमें पहननी है, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे के तहत 1949 एंड मैं ये मान लिया था कि हम 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस हासिल कर लेंगे। तो एक उनको ग्रेटिट्यूड पे करते हुए इस ही डेट को हम मानते हैं। तो ये बेसिकली 26 नवंबर 1947 को हमने एडॉप्ट करने के साथ साथ जो चीज़ें बहाली के लिए ज़रूरी थी, जैसे सिटीजनशिप प्रोविजंस, जैसे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप प्रोविजंस हैं, तो 5 से 9 तक लगभग सारे के सारे हमने अप्लाई कर लिए थे। देन
हमने इलेक्शंस के प्रोविजन जैसे आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है हमारे यहाँ पर, तो इलेक्शंस कराने बहुत ज़रूरी थे, तो इलेक्शंस के प्रोविजंस को हमने लागू कर लिया था। देन टेम्पररी प्रोविजंस जो डेफिनेशनल्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सब चीज़ों को भी हमने लागू कर लिया था। उसके अलावा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 जो रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं वो लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, मीन्स उस दिन ये बात खत्म हो जाती है कि हम कोई मोनार्कियल हेड या राजा का बेटा राजा होगा वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे, हम रिपब्लिक बन जाते हैं। रिपब्लिक वर्ड हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब इसमें एक बेसिकली इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखने वाली बात यह है कि क्या किसी दूसरे कंट्री में भी इस तरीके के प्राइड, प्राउड एंड ईगो या ग्रेटिट्यूड पे करने के एफर्ट्स रहे हैं? आंसर इज यस। अमेरिका के अंदर आप देखो, पेरिस ट्रीटी का इतिहास 1775 से लेकर, मैंने पीछे लिखा हुआ है 1783 तक ये वार चलता रहा। 13 स्टेट्स जो यूरोप के थे उन्होंने बेसिकली ये बोला कि हम अपने आप को स्वतंत्र करते हैं इस यूके से, और हम बेसिकली नया जो कंट्री यूएस है वो अपना बना लेते हैं। ये वॉर चलता रहा। 1787 में जाके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन ये 8-9 साल का वॉर उस डेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाता जो इंडिया आज की डेट में उस इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाता है, जो हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं, 4th ऑफ जुलाई। राइट, दिस 4th ऑफ जुलाई जहां पर उन 13 स्टेट्स ने जो एब ओरिजिनल स्टेट्स माने जा सकते हैं उनकी इंडिपेंडेंस की स्टोरी को शुरू करने का, उनको ग्रेटिट्यूड देने की बात थी। तो जो 4th जुलाई है, जो बेसिकली वो पहले ही मान चुके हैं, राइट, 1776 से ही मान चुके हैं कि भाई ये 4th ऑफ जुलाई जो है वो हम लोग अपने आप को मान लेते हैं। सो दैट्स हाउ दिस 4th ऑफ जुलाई इज स्टिल कंसीडर्ड एज द इंडिपेंडेंस डे फॉर यूएस। ओके, नाउ ये जो पेरिस ट्रीटी थी आपको पता ही होगा, फ्रांस ने ब्रोकर्ड की थी, और फ्रांस अपने आप में एक अलग सिस्टम रखता है यूके से, दैट आई विल टेल यू वेरी शॉर्टली। नाउ दिस is just to justify our pride, proud and ego for the demonstration purpose that हमारे फ्रीडम फाइटर के लिए हमने इतना किया, तो दूसरे कंट्री में भी ऐसा पहले हुआ था। इंडिया ही अपने आप में ऐसा जगह नहीं है। यदि हम लोग एक छोटा सा ट्रांजिशनल फेज को देखने की कोशिश करें एक रिपब्लिकन वर्ल्ड के डायमेंशन को समझाने के लिए, कि मोनार्की से जो रिपब्लिक वर्ड है उसके मीनिंग में डिफैक्टो सेंस मीन्स रियल सेंस एंड जो दिखावटी सेंस, जो फॉर्मल सेंस होता है, वो क्या क्या आ जाता है बीच में। यदि राम राज्य है, राम राजा हैं, वो इतने बेनवोलेंट हैं कि कुछ भी कर सकते हैं प्रजा के लिए, फिर तो वो प्रजातंत्र से भी अच्छा है। अभी 22 जनवरी को राम आने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों की एंट्री बंद है, लेकिन सरकार की ये दरख्वास्त है कि आप दिवाली इसी दिन मनाएं दोबारा से, अच्छी बात है, और इट विल बी अ गुड शोकेसिंग एंड लोगों के लिए अच्छा है, डेवलपमेंट आएगा और इंटरनेशनल इमेज अच्छी होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी रिलीजन के बहाने से। आई विल नॉट से कि कोई एक पर्टिकुलर यही एक बहाना है, बहाना नहीं मतलब एवेन्यू है और एक मौका है अपने कंट्री को आगे ले जाने का, तो होना चाहिए। नाउ यदि मैं मोनार्की को एक एक्सट्रीम लेवल पे, पोलर पॉइंट पर इसको समझने की कोशिश करूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एब्सोल्यूट मोनार्की, जहां पे राजा है, कोई इलेक्शन नहीं होता, सारी की सारी बातें हैं। एब्सोल्यूट तो वर्ड नहीं हम लोग कहीं भी कंट्री पे अप्लाई कर सकते, बट फिर भी एक छोटा सा कंट्री है वेटिकन सिटी, राइट, वहाँ पे पोप ने जो बोल दिया वही कानून है, लोग मान लेते हैं, राइट। ये बेसिकली थियोलॉजी का भी एग्जाम्पल है, थियोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी होता है थियोक्रेसी भी होती है। तो वेटिकन सिटी एक हो जाता है, देन किम जॉन नॉर्थ कोरिया, नियर टू
एब्सोल्यूट मोनार्की है। हालांकि कहने के लिए इलेक्शन जैसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इट इज़ नॉट दैट वे वेरी इफेक्टिव। सऊदी अरब, राइट, आपने देखे होंगे कई सारे, शाहरुख खान जी भी जाते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े इवेंट्स करके आते हैं। ऊँटों की रेसें होती हैं, कुत्तों की रेसें होती हैं, कारों की रेसें होती हैं, बड़ा अच्छा कल्चर है। पेट्रोलियम मनी, यू नो, एक एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जाम्पल है। थोड़े ट्रांजिशनल फेज में आए, ये तो एक यहाँ पे जीरो आ जाता है, मीन्स न्यूट्रल, यहाँ पे कोई नहीं है, बट एक मिक्स्ड मोनार्की के रूप में हम देखें, जॉर्डन, राइट, ओमान, ये मिक्स्ड मोनार्की का है। मतलब एक थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है और सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी के जो इलेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करें, और किए भी हैं। यदि हम थोड़ा सा इधर आएँ जहाँ पे डेमोक्रेसी का कंपोनेंट ज़्यादा है बट मोनार्की भी अवेलेबल है नॉमिनल रूप में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उसको बोल सकते हैं, या मोनार्कियल डेमोक्रेसी। यूके इज अ मोनार्कियल डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक बुक के रूप में नहीं है, बिखरा हुआ है। तो ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यूके इज द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। ऐसे ही स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, हमारे कंट्री के बगल में यदि देखें भूटान है, थाईलैंड है, जापान है। इस वीडियो के माध्यम में मैं जापान के लोगों के लिए थोड़ा सा दुख भी व्यक्त करना चाहता हूं। जब हम लोग 1 जनवरी और 31 की नाइट को न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बिजी थे, कर रहे थे, तो वो कंट्री जो अर्थक्वेक प्रोन है, बेसिकली 4 बेल्ट जो होती हैं, कन्वर्जेंस जोन बनाती हैं, सबसे वोलेटाइल पॉइंट बन जाता है पूरी प्लेनेट अर्थ के ऊपर, और रिंग ऑफ फायर के बगल में तो है ही है। तो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, और फिर दूसरा एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट में टकरा जाता है उनके। तो एक उसी दिन हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट डे था उन लोगों के लिए। बट वो लोग इतना अच्छे तरीके से मैनेज करने के रूटीन में आ रखे हैं एज पार्ट ऑफ लाइफ कि दूसरे किसी कंट्री में ऐसा हो तो बहुत दिक्कत हो जाए, लेकिन जापान के लोगों ने मैनेज कर लिया। एंड आई प्रे कि वहाँ के जो लोग हैं कम से कम इन सब प्रॉब्लम से बेसिकली ना जूझें ज़्यादा, एंड स्पेशली जब एक नया साल आ रहा है, लोग एक जुबिलेंट मूड में हैं, उस दिन तो बेसिकली ना ही हो तो बेहतर है। एनीवे, ऐसे यदि हम डेमोक्रेसी की तरफ आएँ जो बेसिकली 180 डिग्री हो जाता है मोनार्की का, उसमें बेसिकली रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, तो इंडिया अपने आप में एक एग्जाम्पल है, यूएस अपने आप में एक एग्जाम्पल है। यूएस तो इंडिया से भी ज़्यादा ठीक हो जाता है जब हम फेडरल एंड यूनियन का कंपैरिजन करते हैं। आर्टिकल 1 में मैंने आपको ये बताया था, इंडिया दैट इज़ भारत, इट हैज़ टू बी भारत दैट इज़ इंडिया होना चाहिए, इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। सो फेडरल वर्ड के बजाय हमने यूनियन रखा है, क्योंकि हमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, डाइवर्जेंट फोर्सेस को बाइंड करके रखने के लिए, चाहे तमिलनाडु हो या जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हों, हमें एक यूनियन चाहिए थी। फेडरेशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ the convincing factor of all the states that we need to come together. So they come together, rather they are part of annexation and all. US is part of the treaty 50 states के बीच में कि भाई हमने combined structure accept किया हुआ है. So United States, right? So states जो united है उसको हम United States बोल देते हैं. It is classic example of republican democracy, and US is a republic protected by the judiciary, whereas UK is not a republic and judiciary के ऊपर भी वहाँ की legislature काम करती है. फ्रांस है, ब्राज़ील है, रशिया है, इटली, जर्मनी, राइट, इंडिया, फिनलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं. बट लास्ट में इस सारी की सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं मैं उसका आपको दोबारा से बता दूंगा कि क्या एसेंस रहता है. बट यदि किसी डिबेट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ जाए कि क्या इंडिया वास्तव में एक रिपब्लिक वैल्यू को डेमोस्ट्रेट करता है, और करता है तो किस हद तक करता है, तो आप ये कह सकते हो कि बाय एंड लार्ज द रिपब्लिकन वैल्यू is so highly deeply entrenched in Indian democracy and protected by Indian constitution that absolute तो कुछ भी नहीं होता, but we deserve to be called as a republic.
state. But there are certain provisions which dilute this value, may take away this value. There is something called as Article 17, right? And Article 18. It takes away the Republican value. Article 18 is about abolition of title, जो अलग से आके ये बात कहता है कि हम राज प्रमुख, राजा का बेटा राजा या राजकुमार जैसा टर्म नहीं रखेंगे, ये बात कहनी पड़ गई, राइट? फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली प्रीवी पर्स जैसी चीज़ें अपने यहाँ पे रखे हुए हैं। आर्टिकल 367 में रूलर की डेफिनेशन जो मिसेलेनियस क्लॉजेस हैं उसमें हमने रखा हुआ है, विच डाइल्यूट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट टुवर्ड्स रिपब्लिक वैल्यू, स्पिरिट टुवर्ड्स द प्रीएम्बल्स बेसिक स्ट्रक्चर्स value in form of republic. Then if we talk about Article 15 clause 2, if we talk about Article 17, right, then we say that ये ऐसी चीज़ें हैं जो वर्णा सिस्टम से कनेक्टेड हैं। वर्णा सिस्टम मतलब गांधी जी ने बात किया था वर्णों के आधार पे वर्ग का कैटेगराइजेशन, जो गांधी जी के बारे में एक वीक पॉइंट भी होता है। तो ये जो आर्टिकल 17 है, जो बेसिकली एक मूवी में भी दिखाया गया था आयुष्मान खुराना की, राइट, किस तरीके से गटर से निकलते हुए लोग साफ़ करते हैं, गटर की मीथेन में ही मर जाते हैं, और उनके बच्चे भी वही काम करते हैं क्योंकि वो माँ बाप को वही काम करते हुए देख रहे थे। कास्ट सिस्टम के आधार पे जिसको रिजर्वेशन से हम लोग काफ़ी फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, इक्विटी वैल्यू को इक्वलिटी से ऊपर रख के ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कास्ट अपने आप में इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम द रिपब्लिक वैल्यू। कि कास्ट के बेस पे डिसाइड होगा या रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपको जॉब है कि नहीं। रिपब्लिक वैल्यू से दूर चले जाते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 17 एक ही बात करते हैं। मतलब 15 क्लॉज 2 थोड़ा स्ट्रेंथन कर देता है आर्टिकल 17 के बेसिकली सब्जेक्ट मैटर को, राइट, दैट नो वन विल बी लुक डाउन अपॉन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिफाइन किया है इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और पार्लियामेंट ने भी इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया। एनीवे, इसके अलावा यदि आप ये देखने की कोशिश करो कि जुडिशरी के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर, स्पेशली जुडिशरी के अंदर, कितने ही वुमेन का प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे है, क्या एज अ मेल ज़्यादा डिज़र्व करते हैं जज बनने के लिए, देखने वाली बात है। एंड कुछ ही जजेस के बेटे और परिवार हैं जो बार बार आके जज बन जाते हैं। लोअर जुडिशरी को यदि छोड़ दो, हायर जुडिशरी में जाके देखो, आपको कुछ चेहरे मिलेंगे, अरे इनका तो बैकग्राउंड ही जुडिशरी का है। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज a harm to take if the person is deserving, but what is the point that the other person is filtered out even if one is more deserving than the one who became judge? Okay, in political arena though, dynastic polity is something which is going away from republic, is something which is telling about monarchical value in our system. Okay, so why can't I become the political face value? I do have a grey matter, I do have mental capacity. It is another matter that I am a teacher, and it is another you can say pity on me कि as a teacher I cannot be valued more than a bureaucrat, more than a politician. There are countries who values more, who is helping directly, at least direct contribution for the child's career. Right? मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि एक बच्चा एक सपना नहीं देखता, नहीं कह पाता कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना है, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे एक टीचर बनना है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है टीचरों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हुए, टीचरों को प्रोटोकॉल में सबसे आगे होते हुए। ओके, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो ये पिच करूँगा मोदी जी की सरकार से कि कम कुछ नहीं कर सकते तो एक इंडियन एजुकेशन सर्विस तो बना ही दें, बहुत अच्छा होगा। इतनी सारी सर्विसेज तो बना रखी हैं आपने, एक इंडियन एजुकेशन सर्विस बना दें। बहुत होलिस्टिक एग्ज़ाम होता है, इसकी प्रिपरेशन बहुत गहरी होती है। किसी भी बच्चे की यदि एजुकेशनल प्रोसेस में वो आ गए
तो बच्चे का करियर अच्छा खासा बन जाएगा। ओके, सो एनीवे, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से दैट लोगों की जो प्रेफरेंस है कि वो भी रिपब्लिकन वैल्यू से दूर जाने में कुछ कुछ एलिमेंट्स में मदद कर देते हैं। यस, लोग ही चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग बने जो रिपब्लिकन वैल्यू से दूर हैं। परिवार में पिताजी थे, फिर उनका बेटे आ गए, फिर उनके बेटे आ गए, तो वो लोगों के वोट से ही आए हैं। तो लोगों को अपने आप में आगे आके, चाहे वो पैट्रियार्कल वैल्यू हो जो वुमेन को पीछे रखती है, चाहे वो कास्ट को लेकर बात हो, या SC ST या OBC को या दलित को पीछे रखती है, या फिर वो बड़े फेस वैल्यू है जो या सजे धजे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, उनको वैल्यू देने में लग जाती है। तो यदि सोसाइटी चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाएं, तो भी ये रिपब्लिकन वैल्यू का जो डिफैक्टो मीनिंग है वो हमारे इस टेक्निकल सिस्टम में और भी कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। एब्सोल्यूट तो नहीं, लेकिन नियर टू एब्सोल्यूट रिपब्लिकन वैल्यू के पास चलता हुआ आएगा। तो बस मैं इस वाले वीडियो के माध्यम से अगेन आपको बहुत सारी विशेष एंड शुभकामनाएं देता हूं कि भाई हम 75th रिपब्लिकन डे मनाने जा रहे हैं, और यदि मौका मिले, पासेस मिले, टिकट मिले, तो रिपब्लिक डे पे डायरेक्ट जाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग आते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट टीवी पर बैठ के देखने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है तबीयत ख़राब हो आपकी, या आपको कोई और प्रॉब्लम हो, राइट। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन इम्पॉर्टेंट डे ऑल्सो। इसको हमें सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में ये वाली स्पिरिट इंस्टिल करना, ये सही मौका होता है उनको बताना, जिससे कि वो आगे चल के एक बहुत इथिकल फ्रेम का हिस्सा बन पाएँ, करप्शन से दूर रहें, बड़े बड़े गिफ्ट लेना देना, सोसाइटल डॉरी एवल जैसी चीज़ों से दूर रहें। ये सारी की सारी चीज़ें एक इंटीग्रल पर्सनैलिटी, एक मेगा पर्सनैलिटी को तैयार करती हैं। सो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, वीडियो को शॉर्ट रखना भी ज़रूरी है क्योंकि सभी लोग पूरा का पूरा देख पाएँ। आई विल ट्राई दैट यहाँ पर टाइम स्टाम्प में लगाने की कोशिश करूँ, और इससे पहले हम लोग एक नोट भी दे देंगे इस वीडियो में, सो दैट यू आर बीइंग हेल्प्ड कि आप क्या क्या इससे इसके देखना चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड जय हिंद, बाय बाय।